हेलो, वेलकम बैक टू जिगर ट्यूटोरियल। माई सेल्फ श्रेयांक। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन का पार्ट 7। पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था? पिछले लेक्चर में हमने देखा था द सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, मतलब कि पूरे यूरोप में जो सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे डेवलप हो रहा था, उसके लिए जो सोशलिस्ट थे वो कैसे अलग अलग जगहों से सपोर्ट गेन कर रहे थे। ठीक है, अब देखो ये चैप्टर टोटल 2 पार्ट्स में है। पहला पार्ट था सोशलिज्म इन यूरोप एंड द सेकेंड पार्ट इज रशियन रेवोल्यूशन। तो सोशलिज्म इन यूरोप मतलब यूरोप में कैसे सोशलिज्म आया, वहां पे सोशलिज्म का क्या कॉन्सेप्ट था, ये सारी चीजें हम पिछले लेक्चर तक देख चुके हैं। हम ये देख चुके हैं कि कैसे सोशलिज्म डेवलप हुआ, सोशलिज्म की क्या मीनिंग होती है, किस तरीके से लोगों ने सोशलिज्म को प्रमोट किया, कैसे लोगों का सपोर्ट गेन किया। अब यहाँ से हम बात करेंगे रसिया की। यहाँ से आज से हमारा लेक्चर शुरू होगा रशियन रेवोल्यूशन का। ठीक है, अब देखो पूरे रशियन रेवोल्यूशन और सोशलिज्म में है क्या। अभी सोसाइटी कैसी है? कैपिटलिस्ट है। कैसी है? कैपिटलिस्ट है। कैपिटलिस्ट का मतलब कि प्राइवेट प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है सोसाइटीज में। यहां से हमें फाइनली आना कहां पे है? कम्युनिस्ट सोसाइटी में। ठीक है, कम्युनिस्ट सोसाइटी मतलब कि कम्युनिटी वाली सोसाइटी में। अभी क्या है? कैपिटलिस्ट है, मतलब कैपिटल वाली है, पूंजीवादी है, जिसके पास पैसे हैं उन्हीं का सब कुछ है। लेकिन यहां से हमें आना है कम्युनिज्म में, सॉरी कम्युनिस्ट सोसाइटी में। तो इसके बीच का जो पाथ होगा वो होगा सोशलिज्म। सोशलिज्म के आइडिया को अपनाते हुए सोशलिज्म के थ्रू हमें इस कैपिटलिस्ट सोसाइटी को इस कम्युनिस्ट सोसाइटी में कन्वर्ट करना है, और इसी के लिए आगे जो एक्शन वगैरह होंगे वो होगा हमारा टोटल रशियन रेवोल्यूशन। तो एक बैकग्राउंड पढ़ चुके हैं कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी क्यों थी, क्या था कैपिटलिस्ट सोसाइटी का मतलब, और यहाँ से सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट कैसे यूरोप में फैल चुका था। अब हम ये बैकग्राउंड क्लियर कर चुके, अब हम शुरू करेंगे कि जो वाकई में ये हम पूरे यूरोप की कहानी पढ़ रहे थे। अब आएंगे कि वाकई में जो ये हमारा रशिया था वहां पे इंसिडेंट कैसे शुरू हुआ, वहां की क्या कहानी है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं रशियन रेवोल्यूशन की कहानी। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि रसिया की सोसाइटी उस टाइम पे कैसी थी। पूरे यूरोप की तो हम लोग बात कर चुके हैं, हमें आज बात करना है कि रसिया की सोसाइटी उस समय कैसी थी जिस टाइम पे रशियन रेवोल्यूशन हुआ था। तो टॉपिक हमारा है रशियन इकोनॉमी इन द ईव ऑफ रशियन रेवोल्यूशन। जब रशियन रेवोल्यूशन हुआ उस टाइम पीरियड में रशिया की इकोनॉमी कैसी थी। देखो यहाँ पे हमें 2 टॉपिक पढ़ना है, रशियन सोसाइटी एंड रशियन इकोनॉमी। क्योंकि जो रेवोल्यूशन वगैरह होता है वो बेसिकली 2 चीजों से होता है, एक सोसाइटी में प्रॉब्लम हो, सोसाइटल प्रॉब्लम, और दूसरा इकोनॉमिक प्रॉब्लम। कंट्री में बहुत ज्यादा इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो, क्राइसिस हो, तो उससे जूझने के लिए भी लोग रेवोल्यूशन शुरू करते हैं, और दूसरा सोसाइटल प्रॉब्लम हो, सोसाइटी में कुछ प्रॉब्लम हो तो हमें ये दोनों बैकग्राउंड देखना है कि रशिया की इकोनॉमी कैसी थी उस टाइम पे और रशिया का सोसाइटी कैसा था। तो फिलहाल आज हम बात करेंगे अबाउट द रशियन इकोनॉमी, और इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैंने इसको 2 पार्ट में बनाया ताकि क्लियर रहे। तो इस लेक्चर में रशियन इकोनॉमी की बात करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे रशियन सोसाइटी की सोसाइटी कैसी थी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ड्यूरिंग 1914 के आसपास ही रेवोल्यूशन हुआ था। तो 1914 के आसपास के टाइम पीरियड में वहां का रूलर था जार निकोलस सेकंड। ये वर्ड याद रखना, जार निकोलस सेकंड। ठीक है, जार मतलब TSAR, जार निकोलस सेकंड वाज द रूलर ऑफ रशिया। ठीक है, इसी की पूरी कहानी है जार निकोलस सेकंड की ही। तो ये याद रखना कि जार निकोलस सेकंड 1914 के टाइम पीरियड में रशिया में रूल कर रहा था। ठीक है, मोनार्ची सिस्टम था। अब आते हैं अपने रशियन इकोनॉमी की, कि ये तो हमारा हो गया कि पॉलिटिकल सिस्टम क्या था, मतलब कि जार निकोलस रूल कर रहा था, रूल किसका था। आते हैं इकोनॉमी पे, इकोनॉमी कैसी थी। तो रशिया वॉज एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। इन रशिया देयर वॉज एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। एग्रीकल्चरल इकोनॉमी मीन्स कि जो मेन ऑक्यूपेशन था, मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी था, दैट वॉज एग्रीकल्चर। कैसे? तो 85% ऑफ पॉपुलेशन वर इन्वॉल्व।
जो रसिया की टोटल पॉपुलेशन थी उसमें से 85% ऑफ द पॉपुलेशन वर इन्वॉल्व्ड इन एग्रीकल्चर। व्हाट कैन बी द रीजन? तो एक रीजन ये भी हो सकता है कि वहाँ की पॉपुलेशन वहाँ का लैंड एरिया भी ज़्यादा है, रशिया लार्जेस्ट कंट्री है, ठीक है, तो वहाँ का लैंड एरिया बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से भी वहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी ज़्यादा प्रैक्टिस की जाती है। तो रसिया एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, 85% ऑफ द पॉपुलेशन उस टाइम पे एग्रीकल्चर करती थी, जो कि अदर यूरोपियन कंट्रीज जैसे फ्रांस और जर्मनी में अगर देखा जाए, अदर यूरोपियन कंट्रीज में देखा जाए तो वहां पे 40 से 50% या 60 तक चले जाएंगे लोग एग्रीकल्चर करते थे। बट रसिया की क्या कहानी है? तो इन रसिया 85% ऑफ द पॉपुलेशन वर इन एग्रीकल्चर। सो रशिया वॉज बेसिकली एन एग्रीकल्चरल कंट्री, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी था वहां पे। अब देखो 85% पॉपुलेशन अगर एग्रीकल्चर करेगी तो उसका इम्पैक्ट क्या था? दे प्रोड्यूस्ड फॉर मार्केट एज वेल एज फॉर सेल्फ कंजम्पशन। वो मार्केट्स के लिए भी प्रोड्यूस करते थे और सेल्फ कंजम्पशन के लिए भी प्रोड्यूस करते थे। एंड सेकेंड, अब मार्केट के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं और 85% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में लगी है, लैंड एरिया भी ज़्यादा है तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा। एंड दैट्स बिकॉज प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से रसिया बिकेम द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन्स, ठीक है। उस टाइम पीरियड में, रशियन रेवोल्यूशन के टाइम पीरियड में रसिया जो था वो ग्रेन्स का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन चुका था। मीन्स रशियन रेवोल्यूशन शुरू होने से पहले की ये कहानी है कि रशियन रेवोल्यूशन के पहले सोसाइटी कैसी थी। तो क्या है पहले पॉइंट में, रसिया वॉज एन एग्रीकल्चरल कंट्री, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी वहां पे, 85% ऑफ द पॉपुलेशन वर इन्वॉल्व्ड इन एग्रीकल्चर। They produced both for self consumption and also produced for markets. Markets के लिए भी प्रोड्यूस करते थे। रसिया became the largest exporter of grains. Grains का largest exporter बन चुका था। तो ये तो होगी पहली इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेकेंड है इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर की अगर बात की जाए, इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसी थी, तो सबसे पहला पॉइंट आता है इंडस्ट्रीज वर फाउंड इन पॉकेट्स। इंडस्ट्रीज वर फाउंड इन पॉकेट्स। तो ये क्या है? फाउंड इन पॉकेट्स का क्या मतलब है? दिस इज जस्ट एन आर्ट, ये एक लिखने का तरीका है, ठीक है। इसका क्या मतलब है? ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्रीज जो थी लोग पॉकेट में लेके घूमते थे। इंडस्ट्रीज और फाउंड इन पॉकेट्स का मतलब कि जैसे ये पॉकेट है तो ये पूरे बॉडी पे, पूरे कपड़े का एक छोटा सा एरिया है जहां पे कुछ मिलता है, ठीक है। तो ऐसे ही वहां पे था, किसी पार्टिकुलर एरिया में ही इंडस्ट्रीज ज्यादा कंसंट्रेटेड रहा करती थी, ऐसे स्प्रेड नहीं थी, ठीक है। तो किसी पार्टिकुलर एरियाज में ही इंडस्ट्रीज देखने को मिलती थी। दैट्स व्हाई हियर इट इज रिटन दैट इंडस्ट्रीज वर फाउंड इन पॉकेट्स। तो इसका यही मतलब है कि इंडस्ट्रीज वर फाउंड कंसंट्रेटेड इन फ्यू एरियाज। इंडस्ट्रीज जो थी वो फ्यू एरियाज में कंसंट्रेटेड पाई जाती थी। इंडस्ट्रीज वर फाउंड इन पॉकेट्स, यहाँ देखो कंसंट्रेटेड इन फ्यू एरियाज, ये कंसंट्रेटेड है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हूँ, कंसंट्रेटेड इन फ्यू एरियाज, ओके। तो यहाँ पे क्या हो गया? इंडस्ट्रीज एंड फाउंड इन पॉकेट्स, मतलब कि दे वर कंसंट्रेटेड इन फ्यू एरियाज। तो कौन से एरियाज? तो मेजर इंडस्ट्रीज वर फाउंड इन मॉस्को एंड सेंट पीटर्सबर्ग। कहाँ पे? तो सबसे जो ज्यादा इंडस्ट्रीज, मेजर इंडस्ट्रीज थी, बड़ी इंडस्ट्रीज थी, वो कहाँ पे मिलती थी? तो इन द एरियाज ऑफ मॉस्को एंड सेंट पीटर्सबर्ग। ये दो सिटी है रसिया की जो वहाँ पे उस टाइम पे, जैसे अभी इस टाइम पे क्या है कि इंडिया में किसी एक स्टेट का, जैसे अभी दिल्ली है बहुत पॉपुलर है, मुंबई है, मुंबई भी बहुत पॉपुलर है, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या था, जो पूरी रसिया थी इसकी जो दो मेन इंडस्ट्रियल सिटी थी, दैट वाज मॉस्को एंड सेंट पीटर्सबर्ग। तो मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग क्या था? ये इंडस्ट्रियल सेक्टर था जहाँ पे सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज कंसंट्रेटेड थी। अब देखो इंडस्ट्रीज कंसंट्रेटेड थी मॉस्को एंड सेंट पीटर्सबर्ग में, बट स्टिल मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन वाज डन बाय या वाज कंट्रोल्ड बाय किसके द्वारा? तो क्राफ्ट्समैन। अब क्राफ्ट्समैन क्या होते हैं? तो क्राफ्ट्समैन मतलब कह सकते हो कि छोटे कारखानों वाले, जिनकी अपनी छोटी छोटी इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री टाइप की। अभी भी चूंकि इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश थी बहुत ज्यादा, मतलब मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में ज्यादातर इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश थी, बट स्टिल ज्यादातर प्रोडक्शन जो था वो क्राफ्ट्समैन ही देखा करते थे। क्राफ्ट्समैन मतलब छोटी छोटी इंडस्ट्रीज में ज्यादा प्रोडक्शन हुआ करता था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो सेंट पीटर्सबर्ग नाम है ये याद रखना, ये सेंट पीटर्सबर्ग की पूरी कहानी है रशियन रेवोल्यूशन की, ठीक है। पूरा रशियन रेवोल्यूशन सेंट पीटर्सबर्ग में ही चलेगा, तो ये याद रखना।
अभी आगे चल के इसका नाम बदल जाएगा, नाम बदल जाएगा, हाँ नाम बदल जाएगा, देखेंगे कैसे बदलेगा, क्या स्टोरी थी। फिलहाल क्या है सेकंड पॉइंट कि इंडस्ट्रीज जो थी वो फ्यू एरियाज में कंसंट्रेटेड थी, मतलब पॉकेट्स में थी। मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज कंसंट्रेटेड थी। एंड in spite of the establishment of industries in few areas, the most of the production were carried by craftsmen, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन क्राफ्ट्समैन ही कैरी करते थे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 3। इन 1890s में क्या हुआ, एक्सपांसन ऑफ रेलवे हुआ, रशिया में रेलवेज का एक्सपांसन हुआ। आपको पता है 1890 के आसपास के रेलवेज वगैरह ज्यादा डेवलप होना शुरू हुआ था हर कंट्रीज में। तो इन 1890s आते आते क्या हुआ, रशियन रेलवेज एक्सपांडेड, रशिया में रेलवे एक्सपांड हुआ, रेलवे का फैलाव हुआ। और जब रेलवे का फैलाव हुआ, देखो अगर किसी भी कंट्री में कम्युनिकेशन सिस्टम बढ़ जाए, ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये अगर बेटर हो जाए तो वो इंडस्ट्री बिजनेस के पर्पज से, वो कंट्री बिजनेस के पर्पज से अच्छी मानी जाती है, डेवलप्ड कंट्री मानी जाती है, क्योंकि वहां पे कनेक्शन बेटर हो जाता है ना, एक जगह से दूसरे जगह अगर आपको ट्रांसपोर्ट करना है कोई मटेरियल तो उसके लिए आराम से आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिल सकती है, कम्युनिकेशन मिल सकता है। तो वही चीज यहाँ पे हुआ, इन 1890s रशियन रेलवेज एक्सपांडेड, रेलवेज बढ़ा, and just because of the expansion of railways foreign investment increased। foreign investment का मतलब कि विदेशी पैसे जो एक कंट्री में इन्वेस्ट होते हैं, जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट होते हैं, पैसे वाले लोग होते हैं, वो दूसरे कंट्री के इंडस्ट्रीज में अपना पैसा लगाते हैं और जो प्रॉफिट होता है उसके अकॉर्डिंग उसमें से उनको भी पैसे मिलते हैं। तो यही चीज हो रहा था। और दूसरी चीज है कि फॉरेन इंडस्ट्रीज भी सेटअप होती हैं, अलग अलग कंट्रीज जो हैं वो जहाँ पे मार्केट अच्छा स्टेब्लिश होता है वहां पे अपनी इंडस्ट्रीज सेटअप करती हैं। तो जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्सपांसन ऑफ रेलवेज इन 1890s द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज होने से क्या हुआ, दिस इंक्रीज्ड द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, जो रसिया में टोटल नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज थी वो भी इंक्रीज हो गई, इंक्रीज द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन। अब देखो 1890s आते आते रेलवेज का एक्सपांसन हो रहा है, रेलवेज के एक्सपांसन के साथ साथ क्या हो रहा है, इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है जिससे इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही हैं, नई नई इंडस्ट्रीज बन रही हैं। एंड जस्ट बिकॉज द सेटअप ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्रीज का नंबर है वो तो बढ़ ही रहा है, साथ साथ प्रोडक्शन भी इंक्रीज होता जा रहा है। तो प्रोडक्शन इंक्रीज में दो एग्जाम्पल दिया गया है। कोल, देखो यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में ही लिखा है, कोल प्रोडक्शन इंक्रीज बाय 2x का मतलब डबल्ड, इंक्रीज्ड बाय 2x मतलब डबल, और आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन इंक्रीज्ड बाय 4x मतलब क्वाड्रपल्ड। क्वाड्रपल्ड क्वैड से, क्वैड का मतलब 4 होता है, ऑक्टा का मतलब 8 होता है, ये चीजें, ट्रिपल का मतलब 3 होता है। तो यहाँ पे डबल्ड हो गया मतलब 2x हो गया, और आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन जो है वो 4x बढ़ गया। देखो कितना ज्यादा इंक्रीज होता है। आयरन स्टील इतना ज्यादा क्यों, क्योंकि रशिया में आयरन और माइंस बहुत ज्यादा हैं, आयरन ओर्स बहुत ज्यादा मिलते हैं, वहां पे करना क्या है, इंडस्ट्री सेटअप करके सिर्फ उसको एक्सट्रैक्ट करना है, बहुत ज्यादा आयरन वहां पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस पर्पज से, इसकी वजह से जो कोल का प्रोडक्शन है वो 2x इंक्रीज हो गया, 2 गुना हो गया, एंड आयरन एंड स्टील का प्रोडक्शन जो है वो 4 गुना बढ़ गया था। ओके, तो क्या था तीसरे पॉइंट में, देखो अभी यहां तक क्या देखा कि इंडस्ट्रीज सेट थी लेकिन कुछ एरियाज में ही कंसंट्रेटेड थी और ज्यादातर प्रोडक्शन क्राफ्ट्समैन देखा करते थे। लेकिन अब 1890s तक क्या हुआ, रेलवेज एक्सपांड हुआ, रेलवेज के एक्सपेंशन से फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट की वजह से नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज इंक्रीज, इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन भी इंक्रीज हुआ और नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज भी इंक्रीज हुई। प्रोडक्शन में कोल प्रोडक्शन इंक्रीज बाय 2x मींस इट डबल्ड, एंड द आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन इंक्रीज बाय 4 टाइम्स मींस इट क्वाड्रपल्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट मोस्ट इंडस्ट्रीज वर प्राइवेट प्रॉपर्टी। देखो यहाँ पे नंबरिंग कर लो, मोस्ट इंडस्ट्रीज वर प्राइवेट प्रॉपर्टी। देखो इंडस्ट्रीज ज्यादा स्टेब्लिश होना शुरू हो गई थी, पर इंडस्ट्रीज कौन स्टेब्लिश करेगा, कैपिटलिस्ट थी, जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास प्रॉपर्टी है, उन्हीं के पास ऐसी व्यवस्था है कि वो इंडस्ट्रीज सेटअप कर सकते हैं।
तो इंडस्ट्री सेटअप हो रही थी बट स्टिल मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज वर प्राइवेट प्रॉपर्टी। इंडस्ट्रीज ऑफकोर्स प्राइवेट प्रॉपर्टी ही है। तो इंडस्ट्रीज जो थी वो उस टाइम पे भी बहुत ज्यादातर इंडस्ट्रीज ज्यादा से ज्यादा मीन्स अप्रोक्सीमेटली कह सकते हो सारे इंडस्ट्रीज जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी। तो मोस्ट इंडस्ट्रीज वर प्राइवेट प्रॉपर्टीज एंड अब प्राइवेट प्रॉपर्टी होने से क्या होता था, प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स। तो कार्ल मार्क्स एंड ऑल जो सोशलिस्ट थे उनके जो आइडियाज थे उसको एक बार रिकॉल करो। वो क्या कहते थे कि इंडस्ट्रीज जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, कोई इंडिविजुअल ओन करता है और वो सिर्फ और सिर्फ ही इज ओनली कंसर्न्ड अबाउट देयर ओन प्रॉफिट, पर्सनल प्रॉफिट के बारे में सोचता है एंड एक्सप्लॉइट द वर्कर्स। तो वही चीज यहाँ पे भी है कि मोस्ट इंडस्ट्रीज वर प्राइवेट प्रॉपर्टी, ज्यादातर इंडस्ट्री जो था वो प्राइवेट प्रॉपर्टी था बट मोस्ट इंडस्ट्रीज वर प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड दे एक्सप्लॉइट वर्कर्स टू मेक प्रॉफिट। जो इंडस्ट्रीज हैं वो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी और वर्कर्स को प्रॉफिट बनाने के लिए क्या करते थे, टॉर्चर करते थे। प्रॉफिट बनाने के लिए टॉर्चर करने का मतलब एक्सप्लॉइट करते थे। एक्सप्लॉइट करने का मतलब बहुत ज्यादा काम करवाते थे, पैसे कम देते थे, वही लॉन्ग वर्किंग आवर्स एंड लो वेजेस। ठीक है, तो था क्या, देखो एक्सप्लॉइट वर्कर्स टू मेक प्रॉफिट। इंडस्ट्रीज प्राइवेट प्रॉपर्टी थी और वो अपनी प्रॉफिट के लिए वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करते थे। अब एक्सप्लॉइट करते थे तो क्या गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लेती थी? वहां की गवर्नमेंट थी, वहां की पब्लिक परेशान हो रही है, एक्सप्लॉइट हो रही है, तो क्या गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लेती थी? लेती थी। गवर्नमेंट काम करती थी टू इंश्योर, गवर्नमेंट वर्क टू इंश्योर मिनिमम वेजेस एंड यहाँ पे रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स लिख लो एंड रेड्यूस वर्किंग आवर्स। ठीक है, तो क्या है, गवर्नमेंट काम करती थी टू रेड्यूस द टू फिक्स द क्या चीज, वेजेस टू मिनिमम वेजेस। मिनिमम वेजेस का मतलब यहाँ पे ये नहीं है, ये मत दिमाग में बैठाना कि गवर्नमेंट कहती थी कि कम से कम वेजेस दो। मिनिमम वेजेस का मतलब है कि कम से कम इतना तो दो। मिनिमम का मतलब एकदम फिक्स कर दिया गया कि नहीं 2000 देना है तो देना है, उससे कम आप नहीं दे सकते हो। यहाँ पे मिनिमम का ये मतलब है, ये नहीं है कि जितना कम दे सकते हो उतना दो। ठीक है, तो गवर्नमेंट वर्कड टू इंश्योर, गवर्नमेंट इसके लिए काम करती थी कि लोगों को मिनिमम वेजेस मिले, कम से कम इतना फिक्स हो कि इतना लोगों को मिले एंड वर्किंग आवर्स जो है वो रेड्यूस हो। बट होता क्या था, फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स जो जाते थे फैक्ट्री में इंस्पेक्ट करने, चेक करने, फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स कुड नॉट प्रिवेंट लॉ बीइंग ब्रोकन। मतलब अब ये जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, तो इन लोग के सामने फैक्ट्री वर्कर्स की भी नहीं चलती थी एंड फैक्ट्री वर्कर्स जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स जो थे दे कुड नॉट प्रिवेंट, वो रोक नहीं पाते थे द ब्रेकिंग ऑफ रूल्स। ये जो नियम बने थे कि मिनिमम वेजेस दिया जाए, वर्किंग आवर्स रेड्यूस किया जाए, इसको फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स भी रोक नहीं पा रहे थे। अब कैसे टॉर्चर किया जाता, तो लॉन्ग वर्किंग आवर्स में एक है कि अप टू 15 आवर्स लोगों से काम करवाया जाता था। बेसिकली इंडस्ट्रीज में 8 से 10 घंटे वर्क होते हैं। अभी यहाँ पे प्रेजेंट पे हमारे टाइम में 8 आवर्स है, लेकिन वहां पे उस टाइम पे क्या था, लॉन्ग वर्किंग आवर्स 15 घंटे 16 घंटे लोगों से काम करता है। इन 24 आवर्स अगर 15-16 घंटे काम करवाया जाए तो क्या होगा, वो भी वेजेस कम दिया जाता था, लो वेजेस भी था और सबसे बड़ी प्रॉब्लम एकोमोडेशंस का था। लोगों को रहने के लिए जो जगह मिलती थी, जो फैक्ट्री वर्कर्स थे दे वर एकोमोडेटेड इन डॉर्मिट्रीज। डॉर्मिट्रीज क्या है, डॉर्मिट्रीज है जैसे शयन कक्ष कह सकते हो। ठीक है, ये इसमें होता क्या है, ऐसे एक रूम रहेगा जिसमें इधर कुछ बेड्स लगे होंगे और इधर कुछ बेड्स लगे होंगे। ठीक है, तो एक रूम में सिर्फ सोने के लिए खूब ढेर सारे बेड्स होंगे, छोटे से रूम में कई सारे लोगों को एकोमोडेट करवा दिया जाता था। ठीक है, तो ये चीज था, इनको ढंग का रहने के लिए जगह नहीं मिलता था, ढंग के वेजेस नहीं मिलते थे, वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, लोग बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेड थे। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से पूरा रिकैप कर लेते हैं। पहला पॉइंट है कि रसिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री था, 85% पॉपुलेशन जो थी वो एग्रीकल्चर में थी। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस दे प्रोड्यूस बोथ फॉर मार्केट एंड सेल्फ कंजम्पशन एंड बिकॉज ऑफ दिस रसिया बिकेम द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द ग्रेन्स का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गया था। सेकेंड पॉइंट, इंडस्ट्रीज पॉकेट में मिलता था। पॉकेट में मिलने का मतलब कि दे वर कंसंट्रेटेड इन फ्यू एरियाज। मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज पाई जाती थी
और स्टिल मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन वर्क्स, जो ज़्यादातर प्रोडक्शन वर्क्स था वो कौन देखता था, तो दे वर कैरीड बाय क्राफ्टमैन। क्राफ्टमैन ही अभी भी ज़्यादातर प्रोडक्शन का काम करते थे। इन 1890s रेलवेज एक्सपांडेड, रशिया का जो रेलवे सिस्टम था वो एक्सपांड हुआ, एंड बिकॉज ऑफ दिस द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने से द इंडस्ट्रीज, मोर एंड मोर इंडस्ट्रीज बिगेन टू सेटअप, ज़्यादातर इंडस्ट्री सेटअप होने लगी, इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन बढ़ने लगा। आयरन एंड स्टील का प्रोडक्शन 4x हो गया, मतलब क्वाड्रपल्ड हो गया, 4 गुना बढ़ गया, एंड द कोल प्रोडक्शन इंक्रीज्ड बाय 2x, कोल का प्रोडक्शन भी 2 गुना बढ़ गया था। मोस्ट इंडस्ट्रीज जो थी वो अभी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ बीइंग प्राइवेट प्रॉपर्टी the individuals who own this property were concerned only about their personal profit, so they exploit the workers to make the personal profit। वो जो वर्कर्स थे उनको एक्सप्लॉइट करते थे पर्सनल प्रॉफिट बनाने के लिए, एंड गवर्नमेंट इंश्योर्स, गवर्नमेंट वर्क टू इंश्योर, गवर्नमेंट काम करती थी टू इंश्योर द मिनिमम वेजेस, ताकि लोगों को कम से कम इतना फिक्स वेज मिले, एंड टू रेड्यूस द वर्किंग आवर्स, की वर्किंग आवर्स भी कम किया जाए। बट होता क्या था, फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स कुड नॉट प्रिवेंट द लॉ रूल्स बीइंग ब्रोकन, फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स भी रूल्स टूटने से रोक नहीं पाते थे। एक सिचुएशन दिया हुआ है कि लॉन्ग वर्किंग आवर्स में अप टू 15 आवर्स टू 16 आवर्स काम होता था, काम करवाया जाता था लोगों से, एंड द एकोमोडेशंस वर वेरीड फ्रॉम रूम्स टू डॉर्मेंट्रीज, कुछ लोगों को रूम्स में सुलाया जाता था, एंड मेनी वर ट्रांसफर्ड टू द डॉर्मेंट्रीज। इनफैक्ट इन लोगों को अपनी फैमिली को भी अपने साथ रहने नहीं दिया जाता था, अकेले रहना होता था डॉर्मेंट्रीज में, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द रशियन इकोनॉमी, रशिया का जो इकोनॉमी सिस्टम था, मतलब अर्थव्यवस्था जिस चीज पे डिपेंड थी उसकी क्या सिचुएशन थी। एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी तो एग्रीकल्चर की क्या सिचुएशन थी, इंडस्ट्रियल सेक्टर पे डिपेंडेंट थी तो इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या सिचुएशन थी, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द रशियन इकोनॉमी। एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो देख लो, ठीक है। अब रशियन इकोनॉमी के बारे में हमने देख लिया, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट द क्या, रशियन सोसाइटी की, रशिया की सोसाइटी कैसी थी, ठीक है। चलो फिर दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।